बच्चे आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर 1 का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें बेटा हम लोगों ने पहले लाइव प्रोसेस का इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 3 पैराग्राफ डिस्कस किए थे एनसीईआरटी के। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस, है ना। लाइफ प्रोसेस क्या होता है बच्चे? आप बोल सकते हो बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटीज़, वो मोलिकुलर मूवमेंट परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन एंड मेंटेन देयर नॉर्मल लाइफ। ठीक है बच्चे, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अमीबा ले लो आप लोग, या प्लांट्स ले लो आप लोग, फिश ले लो, एलिफेंट हो, बैक्टीरिया हो, जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहे हैं, इनकी एक नॉर्मल लाइफ के लिए ये डिफरेंट लाइफ प्रोसेस बॉडी के अंदर होना इम्पॉर्टेंट है। अब वो डिफरेंट लाइफ प्रोसेस क्या है? न्यूट्रिशन हो सकता है, रिस्पिरेशन हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है और एक्सक्रीशन हो सकता है। मतलब ऐसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एसेंशियल हैं। ठीक है, उसके नॉर्मल सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ के लिए। ठीक है, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर ये 4 इम्पॉर्टेंट प्रोसेस रहेंगे ही रहेंगे। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दिस पार्टिकुलर प्रोसेस? इट इज़ अ बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चे, तो अब न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चे? एक ऐसा प्रोसेस है ऑब्टेनिंग फूड, ठीक है, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, ये आ गया आपका न्यूट्रिशन। व्हाट इज रिस्पिरेशन? एक ऐसा प्रोसेस ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, ठीक है। और कुछ बच्चों को लगता है कि रिस्पिरेशन सांस लेना और सांस छोड़ना होता है। गलत बात है बेटा। सबसे पहले रिस्पिरेशन प्लांट में भी होता है और रिस्पिरेशन एनिमल्स में भी होता है। और रिस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन का यूज़ करके फूड का ब्रेक डाउन करके एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, इन द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, एनर्जी की प्रोडक्शन ऑक्सीजन का यूज़ करके फूड का ब्रेक डाउन करके जो प्रोड्यूस करते हैं उसको हम रिस्पिरेशन कहते हैं। वो दोनों में ही चलेगा, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। और ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है, जैसे ह्यूमन में मैं आपको बता देता हूँ, हार्ट होता है जो डिफरेंट पार्ट में इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है, और प्लांट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम रहते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। और एक्सक्रीशन होता है प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, डाइजेस्टेड फूड होती है, उसको इजेशन कहते हैं। बट एक्सक्रीशन जो है वो रिमूव करता है मेटाबॉलिक वेस्ट, लाइक जैसे हमारे ब्लड से कोई वेस्ट हो सकता है ना, यूरिया हो सकता है, अमोनिया हो सकता है। ठीक है, सभी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से जो वेस्ट रिमूव किया जाता है तो उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेस किसी भी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, और जितनी भी लाइफ्स आप लोगों को दिख रही है नीचे, इन सब के अंदर ये 4 इम्पॉर्टेंट प्रोसेस का होना इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इनको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। डन। आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं बेटा। जैसे पूछ रहा व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस, ये डेफिनेशन अब आपको समझ आ गया होगा। मेंटेनेंस एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मेंटेनेंस एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम बैठे हैं, मानो अगर मैं क्लास में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, तो भी मेरे अंदर ये प्रोसेस रन करते होंगे। इवन इफ़ वी आर जस्ट स्लीप, अगर मैं सोया हूँ तब भी ये फंक्शन जो लाइफ प्रोसेसेस के इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हैं ये बॉडी के अंदर चलते ही रहेंगे। दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन। ठीक है, ठीक है बच्चे। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म, ये प्रोसेस जो हैं एक साथ चलते हैं। दिस मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो बच्चे ये डेफिनेशन आपको याद रखनी चाहिए कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी में बैठे रहो, चलते रहो, सोए रहो, खेलो, दौड़ो, जो करो, लाइफ प्रोसेस बॉडी के अंदर चलते ही रहेंगे, जिनको हम फील नहीं करते हैं, लाइक मोलिकुलर मूवमेंट होती है। ठीक है, उन प्रोसेस में हमारे पास न्यूट्रिशन भी आएगा, जिसको हम डाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, रिस्पिरेशन प्रोसेस कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस कहते हैं, एक्सक्रीशन प्रोसेस कहते हैं। तो ये सब प्रोसेस जो हैं ये लाइफ प्रोसेस हैं, और ये हर टाइम बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा, जैसे हम लोग बोल रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, Since these maintenance process are needed to prevent damage and break down energy in needed for them। देखो बेटा, अब ये जो प्रोसेस हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में कोई
डैमेज आ जाता है, कोई ब्रेक डाउन होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए इन प्रोसेस का होना बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट है। दिस एनर्जी कम फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी फ्रॉम द इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। देखो अब इन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी। आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी क्या है, फूड। एनसीईआरटी सीधा सीधा लिख देती है इसको, बट नहीं, ठीक है। एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, फूड। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल फूड। उसको हम क्या बोलेंगे, फूड बोले। मतलब इन सभी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत होती है विच इज़ कॉल्ड फूड, जो हमें कहाँ से मिलेगी, सोर्स ऑफ एनर्जी इज फ्रॉम आउटसाइड। बता रहा है कि फूड टू द इनसाइड अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिशन, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, जब हमारी बॉडी को फूड मिलेगा तो हमारा बॉडी क्या करेगा, ऑर्गेनिजम्स के साइज़ की ग्रोथ होगी। एडिशनल रॉ मटेरियल इज आल्सो नीडेड फ्रॉम द आउटसाइड, और भी जैसे हमारी बॉडी को एडिशनल रॉ मटेरियल लाइक वाटर वगैरह बाहर से चाहिए होते हैं, ऑक्सीजन। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, ठीक है। कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज। क्या है बच्चे, ग्लूकोज। तो हमारी बॉडी किस पे डिपेंडेंट है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पे डिपेंडेंट है। मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्स आर आल्सो कार्बन बेस्ड, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज में क्या होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्स, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। अब जिंदा रहने के लिए सबके अंदर न्यूट्रिशनल प्रोसेस का होना ज़रूरी है, ठीक है, न्यूट्रिशन का होना ज़रूरी है, बट सभी ऑर्गेनिजम्स के न्यूट्रिशनल प्रोसेस सेम नहीं हो सकते। डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस आर सीन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइक ऑटोट्रॉफ्स, जैसे आपको किस में दिखेंगे, प्लांट्स में दिखेगा, और हीटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में दिखेगा, आपको एनिमल्स में दिखेगा। तो डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं, बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए न्यूट्रिशन सबका रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चे, जैसे हम लोग ये वाला पैराग्राफ देते हैं, द आउटसाइड ऑफ द एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड। जो एनर्जी है बच्चे इन्वायरमेंट में, है ना, तो वो क्या करती है, वेरी कर जाती है। सिंस द इन्वायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, कुछ को छोड़ के, जैसे हम लोग हैं, हमें पता होता है कि आज शाम को हमने क्या खाना है, क्या है ना, हमारा पूरा प्लान होता है। बट जो इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनका जितना भी फूड का कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में होता है, इन्वायरमेंट के हाथ में होता है। दीज सोर्स ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ड अप द बॉडी। मतलब बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है उसमें क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। मतलब एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी के अंदर परफॉर्म होंगी और एनर्जी प्रोड्यूस होगी, है ना, फाइनली कन्वर्टेड टू यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सभी क्या करेंगे, इस फूड से एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, दैट कैन बी यूज्ड फॉर द वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे अंदर क्या है, या मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रही है, तो ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट के लिए जो एनर्जी है तो वो कहाँ से मिली है, फूड से मिली है बच्चे, ठीक है, नीडेड फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर। तो जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, इनको किसी भी लिविंग स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है। एज वेल एज द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल आर द बॉडी नीड टू ग्रो, है ना, फूड की ज़रूरत होती है बच्चे क्या करने के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए। फॉर दिस सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी, ठीक है, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर, वो सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग होता है, ब्रेक डाउन होता है फूड का, ठीक है, आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स्ड, यहाँ से आगे देखना, मेनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्स फॉर सेलुलर नीड्स इज़ व्हाट वी कॉल रिस्पिरेशन। अगर इस लाइन को आप ऐसे लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख दोगे, यूज़ ऑफ ऑक्सीजन कहाँ से, फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट से, ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड रिलीज एनर्जी, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिस्पिरेशन, ठीक है। एटमॉस्फेयर से, एनवायरमेंट से हम इस क्या कर रहे हैं बच्चे, ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं, और उस ऑक्सीजन से हम क्या करते हैं, फूड का ब्रेक डाउन करेंगे और फिर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, और उस एनर्जी को यूज़ किस में करेंगे,
मॉलिक्यूलर मूवमेंट में, और मॉलिक्यूलर मूवमेंट में क्या हो रहा है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, जिससे हमारा मेटाबॉलिक पाथवे रन करता है और फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्लियर है बेटा? देखो यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, फूड है, उससे क्या प्रोड्यूस होगा, एटीपी। यूज़ क्या करेंगे बच्चे हम लोग, ऑक्सीजन यूज़ करेंगे, और इससे क्या होगा, टू मेंटेन लाइफ प्रोसेस। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे बेटा, नेक्स्ट क्या हमारे पास, यहाँ पे देख लेना बच्चे, 7th पैराग्राफ में देख रहे हैं, इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या आ गया आपका बच्चे, एमीबा आ गया, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नो स्पेसिफिक ऑर्गन, इसके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, जैसे हमारी बॉडी में लंग्स होता है रिस्पिरेशन के लिए, हार्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फॉर टेकिंग इन फूड, ठीक है। या तो इसके पास सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है जिससे वो फूड टेक करे, जैसे हमारे पास माउथ होता है, उसके पास ऐसा कुछ नहीं है, या एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए लंग्स, या रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए किडनी मे बी नीडेड, है ना, ये इसकी बॉडी में कुछ नहीं होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ये रिक्वायर्ड होते हैं, बिकॉज द इंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास ये सब ऑर्गन्स अवेलेबल नहीं होते हैं लाइफ के प्रोसेसेस के लिए, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है वो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में होती है, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होती है। जैसे हमारी बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती है, क्योंकि हमारा लंग्स जो है वो बॉडी के अंदर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज करेगा, तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट कांटेक्ट में हो गया। बट व्हाट हैपन व्हेन द बॉडी ऑफ साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज एंड द बॉडी डिजाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है बच्चे, क्या होता है, व्हेन द बॉडी साइज, जैसे जैसे बॉडी का साइज इंक्रीज करेगा, मानो जैसे एमीबा जो है बहुत छोटा है, फिर जैसे जैसे बॉडी का साइज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे ही हमारा स्ट्रक्चर भी कम्प्लेक्स होता जाएगा। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, ठीक है, द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स, ठीक है। तो इनमें क्या होता है बच्चे, इनमें क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन होती है, बट हमारे वाले केस में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लोग आ गए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपका एमीबा आ गया। देखो यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एमीबा बैक्टीरिया, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन, परफॉर्म सिंपल डिफ्यूजन्स फ्रॉम एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है, कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आता है बच्चे, ह्यूमंस के अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इसमें क्या प्रेजेंट होगा बच्चे, रिस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा, परफॉर्म एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, नॉट कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट। ये बात अगर आपको समझनी है तो ये हमारा एमीबा आ गया, मान लो ऐसा एज्यूम करना है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है किसके, इन्वायरमेंट। मानो ये जैसे हमारा ये क्या आ गया, ह्यूमन आ गया, तो ह्यूमन के अंदर क्या होता है बच्चे, लंग्स होगा, ठीक है, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या आएगी, पहले स्किन आएगी ना बच्चे, फिर उसके बाद लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होंगी, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है, पैराग्राफ 8 में बता रहा है बच्चे, पैराग्राफ 8 में बता रहा है, we have seen previously in multicellular organism various body parts have specialized in their function they perform. We are familiar with the idea of specialized tissue and with their organization in the body of the organisms. It is therefore not surprising that the uptake of food of the oxygen will be the function of specialized tissue. However, this poses problems since the food and oxygen are not taken up at one place in the body of organisms. While all part of the body need them, the situation create need for transportation system for carrying food and oxygen from one place to another place of the body. इसमें ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है, जैसे हार्ट हो गया एनिमल्स के अंदर, और जाइलम हो गया, जाइलम और फ्लोएम हो गया किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। मतलब जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स का साइज इंक्रीज करेगा बच्चे, वैसे वैसे ही हमारा स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, और हमारी बॉडी जो होती है वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे सिंपल और कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि एमीबा जो होता है वो सिंगल ऐसा जैसा है ना, तो वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में होता है, और हमारी बॉडी में क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, क्योंकि सेल से क्या बनेगा, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर
ऑर्गेनिज्म कंप्लीट बनेगा, तो उसमें डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होगा, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने किया। अब आप लोग देखेंगे, अब आप लोग यहाँ पे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, अप टू 8 पैराग्राफ आप लोग अच्छे से कर लेना, और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपने करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन? इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स में नॉट बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। क्लियर है बच्चे? Thus simple diffusion will not meet the requirement of all the cells। ठीक है, पहला, what criteria और what are outside raw material used for an organism? बाहर से raw material के फॉर्म में ऑर्गेनिज्म क्या क्या यूज़ करता है, CO2, वाटर एंड ऑल। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपने करने हैं बच्चे। ठीक है, और लास्ट वाला क्वेश्चन, फोर्थ, what process would be considered essential for maintaining life? क्या क्या? न्यूट्रिशन, respiration, transportation, excretion are the essential for maintaining life। ठीक है बच्चे, ये 4 क्वेश्चन आप याद करोगे। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन सबको याद होने चाहिए बेटा। ठीक है, और हमने कितने नंबर ऑफ 8 पैराग्राफ स्टडी कर लिए। थैंक यू बेटा।